हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड्स। और मैं हूँ रूही। और फ्रेंड्स, मैं जो आपके सामने आज लेकर के आई हूँ वो केमिस्ट्री का एक चैप्टर लेकर के आई हूँ, जो कि केमिकल इक्वेशंस का एंड रिएक्शंस का चैप्टर है फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है कि मैं केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ भी अपलोड कर रही हूँ, और एमसीक्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए। लेकिन साथ ही में मैं आपके लिए कुछ चैप्टर्स भी लेकर के आई हूँ, जिसको मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों के डाउट्स और आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो एमसीक्यूज़ भी चलेंगे साथ साथ, और जो आपके ये जो थ्योरेटिकल पार्ट है, कंसेप्ट क्लियरिंग पार्ट है, ये भी साथ में चलता रहेगा फ्रेंड। तो फिर आपको और भी ज़्यादा चीज़ें अब ऐड मिल रही हैं चैनल पे। और इसके अलावा मैंने फिज़िक्स के भी जो भी चैप्टर हैं, अभी इलेक्ट्रिसिटी का पूरा कंप्लीट हो चुका है, आप उसको प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा फ्रेंड, हेल्प ले लीजिएगा। जितने ही ज़्यादा बेनिफिट्स ले सकते हैं मेरे चैनल से, मेरे लेक्चर से, उतना ले लीजिए और एग्ज़ाम में सक्सेसफुल हो जाइए। और फ्रेंड्स देखिए, जो मेरा चैनल है टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी का, आप लोगों को पता है कि ये जितने भी आपके एग्ज़ाम्स हैं, केवीएस का, एनबीएस का, पीजीटी, टीजीटी और DSSB LT ग्रेड, इन सब के बायोलॉजी के लिए भी है। तो बायोलॉजी के बहुत सारे लेक्चर्स अपलोडेड हैं। DSSB 2018 का जो है, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, वो भी अपलोडेड है। पूरा क्वेश्चन पेपर अपलोडेड है, जो कि मैंने खुद अटेम्प्ट किया था। तो फ्रेंड, आप लोगों के लिए इतनी सारी चीज़ें हैं जो मेरे चैनल पे मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, और बाय हार्ट मैं चाहती हूँ कि आप लोगों की बहुत सारी मदद कर सकूँ, और जो है आप लोग मेरे चैनल से जो है बेनिफिट लीजिए फ्रेंड। चलिए अब स्टार्ट कर देते हैं। आज जो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ वो केमिकल रिएक्शन है फ्रेंड। तो इसमें हम लोग को वो चीज़ें समझनी है जो 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 हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और जो एग्ज़ाम्स में आती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देखते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। इसमें फ्रेंड यहाँ पे आज अगर मैं देखूँ तो देख लीजिए, ये आपका चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का। और इसमें जो मुझे लेना है वो ये लेना है कि ये देखिए, इसमें यहाँ पे है कि फ्रेंड, जब भी मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जाता है तो क्या होता है, जब उसकी बर्निंग होती है, और आपको पता है जो बर्निंग प्रोसेस होता है फ्रेंड, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। इट मीन्स कि जो है मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो क्या होगा। तो फिर देखिए यहाँ पे होता क्या है फ्रेंड्स, कि एक वाइट पाउडर बन जाता है, और जो है ये जो पाउडर होता है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है। अब ये पूछा जाता है कि ये जो है क्यों होता है। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। मैग्नीशियम की रिएक्शन जब ऑक्सीजन से, जो कि हमारी एयर में प्रेजेंट होती है, उससे जब रिएक्शन करती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और फ्रेंड जो है यहाँ पे वो पाउडर आपके सामने जब भी आप एक्सपेरिमेंट देखेंगे तो आपको मिलेगा। चलिए अब उसमें यहाँ पे फ्रेंड आगे जो मैं बताना चाहती हूँ, देखिए फ्रेंड्स, अब होता क्या है कि ये जो है आपका केमिकल रिएक्शन होती हैं फ्रेंड्स, उसके बारे में है कि जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, अगर किसी भी प्रोसेस में कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो आपको क्या पहचानना है, आपको पहचानना है कि जो स्टेट है वो चेंज हो जाएगी। पहले मैग्नीशियम था, उसके बाद फिर ऑक्सीजन में जल गया, बर्न हो गया, और उसके बाद फिर आपको पाउडर मिल गया। ओके, अब आप दोबारा जो है, अब यहाँ पे देखिए चेंज इन कलर में आपको चेंज मिलेगा अगर केमिकल रिएक्शन हुई है। इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, किसी गैस का इवोल्यूशन हो रहा होगा, और फिर चेंज इन टेम्परेचर में चेंज होता है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो अपने आसपास बहुत सारी वैरायटीज़ ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हुए देखते हैं। और फ्रेंड देखिए यहाँ पे इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया है, इसको मैं इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि इसमें भी एक रिएक्शन हो रही है। देखिए यहाँ पे क्या है, इस कॉनिकल फ्लास्क में फ्रेंड्स जो है डाइल्यूट H2SO4 है, ठीक है। तो ये जो है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की बात की जा रही है, H2SO4 की बात की जा रही है, और इसकी रिएक्शन कराई जा रही है जिंक ग्रेन्यूल से। तो जब जिंक, जो कि एक मेटल है, और इस पे जब डाइल्यूट एसिड की रिएक्शन हो रही है तो फिर क्या हो रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। आगे फ्रेंड्स देखते हैं, केमिकल इक्वेशन के बारे में बताया गया है। तो केमिकल इक्वेशन में आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, वही मैग्नीशियम ऑक्साइड वाली रिएक्शन है। एक बार आप इस मैग्नीशियम को जो ऑक्साइड की जो रिएक्शन है इसको याद कर लीजिएगा। इसमें जो मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन की जब रिएक्शन हुई तो मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका जो प्रोडक्ट वो बन गया। अब यहाँ पे ये देख लीजिए आगे क्या है। आगे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे जो है केमिकल इक्वेशन को लिखा कैसे जाता है वो है। तो केमिकल इक्वेशन को लिखना जो है आप सभी लोगों को आता है, लेकिन आगे जो है केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग है वो पूछी जाती है कि ठीक है, एक केमिकल इक्वेशन लिख दी जाती है और उसको बैलेंस करने के लिए कहा जाता है, या तो फिर चार आपके पास ऑप्शन होते हैं, उसमें से ये पूछा जाता है कि कौन सी इसमें
राइट आपकी इक्वेशन है, यानी कि जो बैलेंस केमिकली बैलेंस इक्वेशन, ये क्वेश्चन आ चुका है फ्रेंड इस तरीके से जो है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है कि जो केमिकल इक्वेशन है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने रिप्रेजेंट किया, यहाँ पे Mg है प्लस O2 है। तो अब यहाँ पे फ्रेंड देख लीजिए, यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन जो है वो 2 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन सिर्फ 1 है। ठीक है, तो अब आप इसको ऑक्सीजन पहले देखेंगे कि जो है बैलेंस है कि नहीं है। तो जब ऑक्सीजन को आप बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास, ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पे LHS है और ये यहाँ पे RHS है। तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को दोनों को आपको बैलेंस करना होता है। तो जब बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखेंगे तो आपकी कैसे हो जाएगी, तो देखिए यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपको। यहाँ पे आपको लिखना होगा 2Mg, फिर उसके बाद O2, फिर यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 2MgO। अब यहाँ पे देख लीजिए ऑक्सीजन के भी मॉलिक्यूल्स 2 हैं और एटम्स 2 हैं और Mg के भी 2 हो गए। ओके, अब यहाँ पे बैलेंस हो गया। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स बैलेंस केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पे एक जो अभी आपको एक कॉनिकल फ्लास्क में रिएक्शन हो रही थी उसके बारे में बताया गया है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे जब आप देखेंगे तो जो जिंक है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बना रहा है। इसको इस तरीके से केमिकली रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि यहाँ पे जिंक है H2SO4, ZnSO4 और H2। यहाँ पे देख लीजिए क्या दोनों बैलेंस है, जिंक यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी जिंक 1 है, सल्फेट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, और H2 यहाँ पे है और H2 यहाँ पे, यानी कि ये केमिकली बैलेंस है। यानी कि दोनों की तरफ हम लोगों ने चेक कर लिया, LHS और RHS को दोनों ही ये बैलेंस है। चलिए अब यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ पे एलिमेंट कितने हैं और नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट्स में कितने थे, नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स कितना है। तो यहाँ पे जब हमने देखा तो सब सेम सेम था, तो यहाँ पे ये पता चल गया कि ये बैलेंस्ड थी। ठीक है, अभी हमने चेक कर लिया है। नाउ अब यहाँ पे देख लेते हैं फ्रेंड्स, अब इसको बैलेंस करने के लिए कहा गया है कि आयरन है, आयरन की रिएक्शन जब वाटर से की गई है H2O से, तो Fe3O4 प्लस H2 बना है। अब यहाँ पे देखिए इसको, इसके लिए क्या करेंगे, अब इसको जो बैलेंस करना है इन्होंने बताया हुआ है उसको भी देख लेते हैं फ्रेंड। जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है वो एक बार और सीख लीजिए, रिमाइंड कर लीजिए सारी चीज़ें, क्योंकि एग्ज़ाम में एक एक छोटी छोटी चीज़ें भी अगर जो है आप कंसिडर करते हैं तो आपके ये जो है पॉइंट्स दिलाने में या नंबर दिलाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। और मैं एक बात आपको ये बता दूँ फ्रेंड्स की जो है DSSB के जो एग्ज़ाम है नेचुरल साइंस का और जितने भी इसके एग्ज़ाम है इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। और जब एग्जामिनेशन हॉल में हम जाते हैं और अगर चीज़ें हमारे पास क्लियर नहीं होती हैं तो वो कन्फ्यूज़न क्रिएट करती हैं और कन्फ्यूज़न में हम अपने निगेटिव मार्किंग की तरफ बढ़ जाते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर जो हमारे पास इक्वेशन है ये आयरन है, देन उसके बाद वाटर है, Fe3O4 है और H2 है। अब यहाँ पे इन्होंने कंपेयर किया है, तो यहाँ पे देखिए 1 है आयरन और इधर साइड में RHS में 3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन का नंबर 1 है और यहाँ पे 4 है। तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या कहते हैं, जो बैलेंसिंग करना है वो बताया गया है और यहाँ पे जो पार्शियली बैलेंस्ड इक्वेशन है वो लिखी हुई है और यहाँ पे हमारे पास पार्शियली बैलेंस्ड इक्वेशन यहाँ पे ये लिखी हुई है। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या है, यहाँ पे टू इक्वलाइज, या ये देख लीजिए टू इक्वलाइज आयरन वी टेक 3 एटम्स ऑफ आयरन ऑन LHS। अब यहाँ पे देखिए 3 आयरन यानी कि Fe लिया हुआ है, 4 H2O लिया हुआ है, Fe3O4 है और 4 H2 है। तो यहाँ पे 3 Fe 4 H2O और Fe3O4 प्लस 4 H2, ये आपकी इक्वेशन बैलेंस करके यहाँ पर की लिखी हुई है। ये बैलेंस्ड इक्वेशन है फ्रेंड, और ये तो इन्होंने बताया है, लेकिन अब मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। यहाँ पे देख लीजिए हम लोग वो इक्वेशन लेते हैं जो शुरू में बिल्कुल बैलेंस नहीं थी। तो अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन कितना है, 2 है, यहाँ पे भी अभी 2 है। अब इस साइड में यानी कि RHS में अगर आप ऑक्सीजन देखें तो 4 है और यहाँ पे कितना है, सिर्फ आपके पास 1 ऑक्सीजन है। और यहाँ पे अगर आप आयरन देखें तो 3 है और यहाँ पे सिर्फ 1 आयरन है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अभी सबसे पहले तो आप आयरन को लिख लीजिए 3Fe। उसके बाद चूँकि यहाँ पे हाइड्रोजन में कोई चेंज नहीं है बट ऑक्सीजन में चेंज है, तो यहाँ पे अगर हम 3Fe लिख रहे हैं फ्रेंड, और यहाँ पे अभी हम इसको जो है सिर्फ ऐसे ही लिख देते हैं और यहाँ पे Fe3O4 और प्लस H2 ऐसे लिख देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे, अब इसको आप कैसे बैलेंस करेंगे, आपने आयरन तो बैलेंस कर लिया फ्रेंड, ठीक है, और अब आती है बारी ऑक्सीजन को बैलेंस करने की। तो अगर ऑक्सीजन को आप बैलेंस करते हैं और यहाँ पे जो ऑक्सीजन 4 है उसको अगर आप लेफ़्ट हैंड साइड में भी अगर आप 4 लगाते हैं तो देखिए क्या होता है। अगर लेफ़्ट हैंड साइड में अगर हम 4 लगाएंगे तो हमारे पास ये यहाँ पे देख लीजिए, अगर लेफ़्ट हैंड साइड में 4 लगाया तो ऑक्सीजन तो 4 हो गया,
गया, ठीक है। बट हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन हमारे पास 8 हो गई। और अगर यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 लगा देंगे तो 4 2 8 हाइड्रोजन हो जाएगी यहाँ पे। और आयरन 3 है, आयरन 3 है, ऑक्सीजन 4 है और ऑक्सीजन यहाँ पर 4 हो जाएगी। तो अब यहाँ पे देखिए जो हमारे पास जो बैलेंस्ड इक्वेशन थी वो क्या थी, यहाँ पे जो इन्होंने बैलेंस करके रखी हुई है वो इन्होंने ऐसे की हुई है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हमारे पास जो हमारी इक्वेशन बैलेंस हुई है और इनकी इक्वेशन बैलेंस हुई है, अब यहाँ पे देख लेते हैं आगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है इनके पास जो है 3 आयरन है, देन यहाँ पे भी 3 आयरन हो गया है। और यहाँ पे जो है हमारे पास 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 8 हाइड्रोजन है, देन यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है और यहाँ पर भी 4 ऑक्सीजन है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे इन्होंने एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए जो रिएक्शंस की कंडीशंस होती हैं फ्रेंड, जैसे कि टेम्परेचर है, प्रेशर है, कैटलिस्ट है फॉर द रिएक्शन, ये क्या करती हैं, ये ऊपर लिखी जाती हैं और जो नीचे बिलो द एरो भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक, और इसकी जो है हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराई गई है और यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 340 है, तो यहाँ पे मिथाइल अल्कोहल CH3OH बन गया। देन यहाँ पे देख लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके 6 मॉलिक्यूल हैं, देन यहाँ पे वाटर 12 है। अब यहाँ पे ये आपको फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन दिखाई दे रही है ना, जिसमें सनलाइट है एंड क्लोरोफिल है। देन यहाँ पे जो है ये हमारे पास ग्लूकोज बन गया एक्वस, और यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है जो एक्वस है, AQ जो लिखा हुआ है, और 6 वाटर है, ओके। अब यहाँ पे देख लीजिए नेक्स्ट क्या है। अब यहाँ पे आपके पास कुछ क्वेश्चंस दे रखे हुए हैं, क्वेश्चंस हैं, तो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं कि जो वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। उसके बाद है फिर आपको बैलेंस्ड इक्वेशन करनी है, इसकी हाइड्रोजन की है, क्लोरीन की है और HCl बन गया। फिर यहाँ पे बेरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड, ये आपके पास कुछ एग्जाम्पल हैं सॉल्व करने के लिए। इसको अगर आप चाहें तो और बैलेंस करके सीख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है। जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम पढ़ेंगे, कौन सी रिएक्शन पढ़ेंगे फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ते हैं। कॉम्बिनेशन से आपको पता चल रहा है कि दो चीज़ें जो हैं, दो जो रिएक्टेंट होंगे वो कंबाइन करेंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड्स, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है जिसको हम लोग क्विक लाइम भी कहते हैं फ्रेंड्स, कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम कहते हैं, और एक होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एक होता है चूना पत्थर जिसको कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। तो यहाँ पे इसकी जो है जब वाटर लिक्विड से कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड की वाटर लिक्विड से जब रिएक्शन हो गई तो यहाँ पे जो क्विक लाइम था वो किस में कन्वर्ट हो गया, स्लैग लाइम। फ्रेंड ये इक्वेशन जो है इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछी जा चुकी है ड्यूटेबल एसपी में। तो यहाँ पर देख लीजिए जो कैल्शियम ऑक्साइड है क्विक लाइम है और इसकी जब वाटर से रिएक्शन किया गया है तो यहाँ पे स्लैग लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना और एक्वस बना और यहाँ पे हीट निकली। अब यहाँ पे भी अगर हम बैलेंसिंग सीखना चाहें तो देख सकते हैं, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो 2 है इस साइड में और यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन के जो है वो 2 मॉलिक्यूल हैं, और इस साइड में यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में भी ऑक्सीजन एक यहाँ पर है और एक ऑक्सीजन यहाँ पर है, तो 2 मॉलिक्यूल, और कैल्शियम यहाँ पे 1 है और कैल्शियम यहाँ पे 1 है। तो इस तरीके से हमने बैलेंसिंग सीख ली। अब देख लीजिए फ्रेंड, यहाँ पे क्या है कि जो कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर होता है जब ये कंबाइन करता है तो एक प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट बनाता है जिसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इस तरह की जो रिएक्शन होती हैं जो कि सिंगल प्रोडक्ट जिसमें बनता है, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट से एक हम सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, वो रिएक्शन क्या कहलाती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है। ओके, 1 + 1 = 2, 1 + 1, ठीक है। यहाँ पे ऐसे एक यहाँ पे रिएक्टेंट है, एक यहाँ पे रिएक्टेंट है और यहाँ पे भी 1 है, ये दोनों मिल करके एक कंबाइन करके एक आपका प्रोडक्ट देते हैं। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए जो कि इम्पॉर्टेंट है। जो सोल्यूशन होता है क्या स्लैग लाइम का, सोल्यूशन ऑफ स्लैग लाइम प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन इज़ यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग, यानी जो घरों में जो पुताई होती है, सफ़ेद जो आपका वाइट वॉश होता है, ठीक है, वॉल पे, वो क्या होता है, वो स्लैग लाइम ही होता है, उसका सोल्यूशन होता है। और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो क्या करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है हवा में और एक पतली सी एक लेयर बना लेता है जिसको कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, और ये वॉल पर एक पतली चादर या पतली फिल्म बना देता है। और जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो 2 से 3 दिनों में वाइट वॉशिंग जब हो जाती है उसके 2 से 3 दिन बाद बन करके तैयार होता है दीवार पे। ओके, उसके बाद ये क्या करता है, इसको जब आप देखेंगे 2-3 दिन बाद जब जो है आपको वाइट वॉश वाली दीवार देखने को मिलेगी तो आपको उस पर थोड़ी सी शाइन मिलेगी या फिर शाइन फिनिश मिलेगा वो वॉल, ठीक है। और ये क्या होता है, यहाँ पर ये आपको नोट करना है कि जो मार्बल होता है वो उसको कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है
इसकी जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करा रहे हैं, ओके, तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि मार्बल यानी चूना पत्थर मिल गया आपके पास, और यहाँ पे ये वाटर मिला। नेक्स्ट ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फ्रेंड, जो बुझा हुआ चूना या स्लैग लाइम होता है उसके, और कैल्शियम कार्बोनेट जो संगमरमर है या मार्बल है, ठीक है, चूना पत्थर है, और जो क्विक लाइम होता है आपके पास, जो है आपका कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ये तीनों ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं फ्रेंड्स, अब यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन के डिस्कस कर लिए गए, जैसे कि जब आप कोल को बर्न करेंगे, कोल क्या, जैसे आप कार्बन है, जब उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे, यानी बर्न करने का मतलब कि ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में बर्निंग नहीं हो सकती है, तो आपको कौन सी गैस मिलेगी, आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। और क्या होता है, जो फॉर्मेशन ऑफ वाटर होता है, यानी कि जब H2 और O2 जब रिएक्ट करते हैं तो एक सिंगल प्रोडक्ट मिलता है यहाँ पे वाटर, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड, अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि जो रिएक्शंस होती हैं जिसमें हीट जो है वो रिलीज होती है और प्रोडक्ट भी फॉर्म करता है, वो क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। यानी एक्सो मतलब बाहर निकलना, यानी कि अगर किसी रिएक्शन से हीट बाहर निकल रही है तो वो एक्सोथर्मिक कहलाएगी, और अगर किसी रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रही है, जो रिएक्टेंट्स होते हैं हीट को ले रहे हैं और जो है, तो वो कहलाएगी एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे देख लीजिए, जो नेचुरल गैस की जब बर्निंग होती है, जैसे कि आपकी मीथेन है, मीथेन की जब ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन हुई तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिला। तो यहाँ पे अब देखिए, जो रेस्पिरेशन है, पूछा गया है कि क्या आप जानते हैं कि जो रेस्पिरेशन होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है ना। अब यहाँ पर देख लीजिए, जो डाइजेशन के बारे में बताया गया है कि ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। जब डाइजेशन होता है तो जो हम फूड खाते हैं, फ्रेंड, डाइजेशन का पूरा प्रोसेस आपको पता है, आपने पढ़ा होगा, उसमें होता क्या है, जितने भी आपके मैक्रो मॉलिक्यूल्स या बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपके जो है बहुत ही सिंपल मॉलिक्यूल्स में, यानी कि अपने अपने मोनोमर्स में टूटते हैं, उसके बाद ही जाकर के रिएक्शन होती है उन पे एंजाइम्स की, या तो टूटते हैं, फिर वो ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, जो राइस है, पोटैटो है, ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स, इन सब में कार्बोहाइड्रेट होता है। तो अगर कार्बोहाइड्रेट की सिंपलेस्ट यूनिट की बात करें तो ग्लूकोज में टूटेगा। तो दीज कार्बोहाइड्रेट आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज। अब यहाँ पे जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन से कंबाइन कर लेता है, और कंबाइन करने के बाद फिर जो हमारी बॉडी की सेल्स होती हैं उसमें जाता है, और हमें क्या प्रोवाइड करता है, हमें एनर्जी देता है, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं उसके बाद हमें क्या मिलती है, काम करने के लिए शक्ति या एनर्जी मिलती है। देखिए, अब जो है यहाँ पे जो इस तरीके की जो रिएक्शन होती है इसको क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेशन में इसका स्पेशल नाम है। अब यहाँ पे देखिए होता क्या, जो ग्लूकोज है एक्वस कंडीशन में है, इसकी जब ऑक्सीजन एक्वस से, क्योंकि ये जो है हमारे जो बॉडी में रिएक्शन हो रही है उसकी बात कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे ये क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि रिलीज़ होती है जब हम लोग रेस्पिरेशन में गैस जो बाहर निकालते हैं, और ये जो है वाटर फॉर्म होता है और एनर्जी। यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो डिकम्पोजिशंस होते हैं वेजिटेबल मैटर के, जो है वो कंपोस्ट जो बनती है खाद, उसमें क्या होता है, ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। जो बहुत सारे जो जैसे कि आपके जो किचन के वेस्ट होते हैं, खाने के जो टुकड़े हैं, जो बचे हुए लेफ्ट ओवर्स होते हैं, सब्जियों की पील ऑफ्स होते हैं, छिलके वगैरह जो निकलते हैं, फ्रूट्स के छिलके निकलते हैं, इनको आप अगर छोड़ दीजिए कहीं मिट्टी में डाल दीजिए तो आप इससे कंपोस्ट बना सकते हैं। कंपोस्ट खाद बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है वो, और ये भी कह रहे हैं कि ये कैसी रिएक्शन है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अब आपको जो है अगर आपको कोई भी रिएक्शन दी जाए तो क्या आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसमें क्या होता है, अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए जो फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट के 2 मॉलिक्यूल हैं। यहाँ पे जब इसको हीट किया गया, गर्म किया गया यहाँ पे, तो ये इन्होंने फेरिक ऑक्साइड बनाया, और फेरिक ऑक्साइड बना, साथ ही में सल्फर डाइऑक्साइड गैस में बनी और सल्फर ट्राई ऑक्साइड गैस भी बनी। तो कुछ जो है रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें एक कैरेक्टरिस्टिक ओडर होती है बर्निंग, जब सल्फर जो है बर्न करता है तो एक जो है बहुत ही एक आपको स्मेल मिलेगी स्पेसिफिक, जिससे कि आप पहचान लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, इस तरह की जो रिएक्शंस होती हैं वो कहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे कि एक सिंगल रिएक्टेंट होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है सिंपलर प्रोडक्ट्स में, इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। फ्रेंड्स देखिए, यहीं पे ध्यान रखिएगा, जब 2 रिएक्टेंट, 2 पदार्थ मिलकर के एक नया पदार्थ बनाते हैं या एक नया प्रोडक्ट बनता है तो वो कॉम्बिनेशन होता है, उसमें कंबाइन कर जाते हैं। लेकिन डिकम्पोजिशन इसकी उल्टी होती है। डिकम्पोजिशन में जो एक रिएक्टेंट होता है कोई सिंगल, वो 2 या 2 से ज़्यादा में टूट जाता है। तो जैसा कि यहाँ पर आपको अभी मिला कि ये जो फेरस सल्फेट
सल्फेट है, यहाँ पे सिर्फ एक था और यहाँ पे ये जो है फेरिक ऑक्साइड में सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड इतने में प्रोडक्ट में बदल गया। चलिए अब यहाँ पर वही चीज़ दी गई है कि जो सिंगल रिएक्टेंट होता है वो जो ब्रेक डाउन होता है सिंपलर प्रोडक्ट में, ओके, तो जो इसको क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जो फेरस सल्फेट है और फेरस सल्फेट के क्रिस्टल जिसमें कि 7 वाटर का मॉलिक्यूल भी जुड़ा होगा, तो ये फेरस सल्फेट का क्रिस्टल्स होगा। वो क्या होता है, जब वाटर को लूज कर देता है, जब इसको हीट करते हैं या गर्म करते हैं, और जो इसका जो कलर होता है क्रिस्टल्स का वो चेंज हो जाता है, तो इस देन डिकम्पोजेज टू फेरिक ऑक्साइड, और उसके बाद ये फेरस से जो है फेरिक में बदल जाता है, यानी कि इसकी वैलेंसी भी चेंज हो रही है, +2 से +3 हो रही है। तो यहाँ पे देखिए फेरस सल्फेट से किस में बदल गया फ्रेंड, फेरिक ऑक्साइड में बदल गया, और सल्फर डाइऑक्साइड बन गया, सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गया। फेरिक ऑक्साइड जो होता है वो सॉलिड होता है, और जो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है वो गैस फॉर्म में होती हैं। अब यहाँ पे आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए जो डिकम्पोजिशन होता है कैल्शियम कार्बोनेट का टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग, ये भी क्या होती है, इंपॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है और बहुत सारी वेरियस इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती है। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड को लाइम भी कहते हैं या क्विक लाइम भी कहते हैं, और इसका बहुत सारा यूज़ होता है फ्रेंड्स सीमेंट बनाने में, सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में इसको मिलाया जाता है एक राइट प्रपोर्शन में, और उसके बाद फिर जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, जब हीटिंग होती है, फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, तो इसको हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड, लाइमस्टोन है या मार्बल है या फिर चूना पत्थर है, इसको जब हीट किया गया यहाँ पे, तो ये यहाँ पे 1 था, ये जो है 2 प्रोडक्ट में टूट गया, और ये जो है कैल्शियम ऑक्साइड है जिसको क्विक लाइम भी कहते हैं, और यहाँ पे कैल्शियम डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैस है। यहाँ पे फ्रेंड देख लीजिए, अब एग्जाम्पल जो है थर्मल डिकम्पोजिशन का एक और दिया हुआ है। अब आगे देख लेते हैं यहाँ पे वो एग्जाम्पल। यहाँ पे देखिए जो फ्यूम्स होती हैं नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स की, जो है ये क्या है, जब एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स, जब यहाँ पे इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया है, तो उसमें अब यहाँ पे देख लेते हैं ब्राउन फ्यूम्स जो होती हैं वो कहाँ से निकलती हैं, किस रिएक्शन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे देख लीजिए जो लेड नाइट्रेट है फ्रेंड, टू PbNO3 का होल ट्वाइस, इसको जो है जब हीट किया गया तो लेड ऑक्साइड मिली, और साथ ही में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिली और ऑक्सीजन मिली। यहाँ पे भी डिकम्पोजिशन हो रहा है, एक से आपको कितने मिल रहे हैं, 1 2 3 इतने प्रोडक्ट जो है वो मिल रहे हैं आपको। यहाँ पे भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, बट ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब यहाँ पे देख लीजिए, आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे जो है जो सिल्वर क्लोराइड है, जब उसको सनलाइट में जो है, जब सनलाइट उसको मिलती है तो वो सिल्वर में और क्लोरीन गैस में टूट जाता है, यानी कि सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। वो सनलाइट पड़ते ही वो क्या हो जाता है, ग्रे हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो सिल्वर क्लोराइड होता है इसका डिकम्पोजिशन हो जाता है सिल्वर में और क्लोरीन में बाई लाइट से इसका डिकम्पोजिशन हो जाता है। अब यहाँ पे देख लीजिए सिल्वर ब्रोमाइड के लिए कहा गया, जो सिल्वर ब्रोमाइड ऑल्सो बिहेव्स इन द सेम वे। यहाँ पे देख लीजिए सिल्वर ब्रोमाइड है, और जब सनलाइट की होती है, सनलाइट की प्रेजेंस में सिल्वर में और ब्रोमीन में टूट जाता है। अब यहाँ पर देख लीजिए होता क्या है, जो ये जो रिएक्शंस होती हैं जो ब्लैक और वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होती है, वेरी इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन जो है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। ये जो रिएक्शन होती है सिल्वर ब्रोमाइड वाली, और ये जो है आपकी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होती है। अब इसके बाद होता क्या है फ्रेंड, देख लीजिए जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं उसमें एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है, इधर इन दी फॉर्म ऑफ हीट, या तो लाइट हीट के रूप में लेगी वो एनर्जी, या तो लाइट के रूप में लेगी, या तो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में लेगी। किस लिए? क्योंकि इसको रिएक्टेंट्स को ब्रेक करना होता है, और किसी चीज़ को तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होती है। चलिए, अब जो रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो कि एनर्जी लेती हैं उनको क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं, जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं फ्रेंड्स, इसको आप चाहें तो अपनी ज़्यादा नॉलेज के लिए इसको कर लीजिएगा, करेंगे तो प्रैक्टिस करेंगे तो और ज़्यादा ही आपको पता चलेगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं कौन सी रिएक्शन है। यहाँ पर ये बहुत ही फेमस है, ये सब आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। इसमें क्या हुआ, टेस्ट ट्यूब में जो है ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है और ये आयरन का नेल है, ठीक है। इस पर एक रिएक्शन है जिसमें मैं सीधे रिएक्शंस की ही बात करूंगी, देखते हैं इसमें क्या होता है। अब यहाँ पे देख लीजिए, मैं इसको आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, आप अभी समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए जो आयरन नेल होता है, कह रहे हैं कि वो ब्राउन कलर का हो जाता है, और जो है ब्लू कलर का जो कॉपर सल्फेट है वो सोल्यूशन है वो फेड हो जाता है। कि उन्होंने ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में आयरन की जो कीलें हैं वो डुबाई हुई हैं, तो जो आयरन की जो कील है, नेल है, वो ब्राउन हो गया है, और जो ब्लू कलर का सोल्यूशन है वो फेड हो गया है। अब देखिए इसमें रिएक्शन हो क्या रही है, इसमें रिएक्शन हो रही है, जो आयरन है जब वो कॉपर सल्फेट
सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है एक्वस के साथ, तो जो कॉपर को आयरन रिप्लेस कर देता है उसके सोल्यूशन से, और ये यहाँ पे सोल्यूशन बना लेता है फेरस सल्फेट का, और कॉपर यहाँ पे अलग हो जाता है। अब यहाँ पर देख लीजिए ये जो रिएक्शन है डिस्प्लेस कर रही है ये, इसलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। आयरन हैज़ डिस्प्लेस्ड और रिमूव अनदर एलिमेंट कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, इसलिए इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं फ्रेंड। अब यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पे जो और भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, यहाँ पे देख लीजिए। आपको एक चीज़ यहाँ पे मैं ये भी बता दूँ, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ होती है उसमें जो है इसको जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ECS कहते हैं। और इसमें जो है जो भी आपका एलिमेंट जो होता है वो आपके हाइड्रोजन से नीचे होता है वो कम रिएक्टिव होता है, और जो हाइड्रोजन से ऊपर होता है सीरीज़ में वो जो है ज़्यादा रिएक्टिव होता है। और जो हाइड्रोजन से ऊपर वाले जितने भी आपके एलिमेंट या मेटल या जो होता है वो जो है आपको जो है हाइड्रोजन से नीचे वाले एलिमेंट को उसके सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है, आराम से डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए डबल डिस्प्लेसमेंट क्या, यहाँ पे दो रिएक्शंस और देख लेते हैं। जिंक है, जिंक की जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन की गई तो जिंक सल्फेट और कॉपर, और यहाँ पे जो लेड है उसकी जो है जब कॉपर क्लोराइड के सोल्यूशन से किया गया तो क्या हुआ, जो कॉपर जो है वो लेड से कम रिएक्टिव है, तो लेड ने कॉपर को जो है रिप्लेस कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, जिंक और जो लेड होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कॉपर से, इसलिए वो डिस्प्लेस कर सकते हैं उसके सोल्यूशन से। नाउ अब यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देख लेते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट में आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे जो है एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है जिसको प्रेसिपिटेट कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो प्रेसिपिटेट होता बनता है, इसलिए इस रिएक्शन को जो है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं जो सोडियम सल्फेट है फ्रेंड्स एक्वस, उसकी जब बेरियम क्लोराइड से रिएक्शन की गई तो बेरियम सल्फेट बना और यहाँ पे सोडियम क्लोराइड अलग हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या होता है, यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए इस क्यों ऐसा हुआ ये बता रहे हैं। जो वाइट प्रेसिपिटेट है बेरियम सल्फेट का वो फॉर्म हो गया, क्यों, क्योंकि जो रिएक्शन हुई सल्फेट की SO4 2- की और बेरियम 2+ की, तो जो अदर प्रोडक्ट जो फॉर्म हुआ वो सोडियम क्लोराइड बना रहा, जो कि सोल्यूशन में ऐसे ही रिमेन सेम उसी कंडीशन में रहा, ठीक है। इस तरह की जो रिएक्शंस होती हैं जिसमें ऑयन का एक्सचेंज होता है रिएक्टेंट्स के बीच में, इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, याद कर लीजिएगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में रिएक्टेंट्स के बीच में क्या होता है, ऑयन का एक्सचेंज होता है, ठीक है, वही दिया हुआ है। अब यहाँ पर देख लेते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जो होता है वो क्या होता है। यहाँ पे आप लोग देखिए जो यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की रिएक्शन है, ये देख लीजिए। यहाँ पे जो है आपका जो है कॉपर पाउडर है, ठीक है, वो कोटेड होता है ब्लैक कॉपर ऑक्साइड से। सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विद द ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, और जो कॉपर है उसकी वैलेंसी 2 है, ठीक है। अब ये ब्लैक सब्सटेंस कैसे फॉर्म हो गया, तो ये कह रहे हैं ब्लैक सब्सटेंस क्या है, क्यों फॉर्म हो गया, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो कॉपर के साथ ऐड हो गई और कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लिया। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इन्होंने जो है एक एक्सपेरिमेंट किया था ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर टू कॉपर ऑक्साइड बताने के लिए। तो कॉपर की जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी तो क्या बन जाएगा, कॉपर का ऑक्साइड बन जाता है फ्रेंड। अब यहाँ पे देख लीजिए, अगर हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं हीटेड मटेरियल पे, यानी जो कॉपर ऑक्साइड है उसके ऊपर अगर हम हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं तो जो ब्लैक कोटिंग है सरफेस की वो क्या हो जाती है, जो ब्लैक कोटिंग है वो ब्राउन हो जाती है, ओके। तो कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न्स ब्राउन एज द रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड कॉपर इज ऑब्टेन्ड, क्यों, क्योंकि जो रिवर्स रिएक्शन प्लेस हो जाती है और जो कॉपर होता है वो फिर से दोबारा मिल जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने देखिए करके भी दिखा दिया, इस कॉपर ऑक्साइड की जब हाइड्रोजन के साथ उसको हीट कर दिया है तो कॉपर और वाटर मिल गया। यहाँ पे देख लीजिए कॉपर मेटल आपको फिर से मिल गया। नाउ नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, अगर जो सब्सटेंस है, अगर कोई भी सब्सटेंस अगर जो है रिएक्शन में, ठीक है, रिएक्शन में ऑक्सीजन को गेन कर लेता है, यानी कि इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है, तो इसको कहा जाता है कि वो क्या हो गया है, ऑक्सीडाइज्ड हो गया है। और अगर कोई भी सब्सटेंस अपने साथ की ऑक्सीजन को जो है लूज़ कर देता है, छोड़ देता है, तो ये कहा जाता है कि ये रेड्यूस्ड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो कॉपर का ऑक्साइड जिसमें कॉपर की वैलेंसी 2 है उसने ऑक्सीजन को लूज़ कर दिया और ये रेड्यूस हो गया है, ठीक है। यहाँ से ये कॉपर रिड्यूस हो गया, यहाँ पे आप इसकी वैलेंसी 2 है और यहाँ पे कितनी है, कॉपर की 0 है, ओके। जब भी कोई मेटल अपनी क्या कहते हैं इनिशियल स्टेट में होता है तो जो है प्राइमरी स्टेट में तो वो 0 ही होता है ना। अब यहाँ पे देख लीजिए जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन जो है गेन कर लेती है और ये क्या हो जाती है, ऑक्सीडाइज। इसने हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को गेन कर लिया और ये H2 से क्या बन गई, वाटर बन गई। अब यहाँ पे देख लीजिए ऑक्सीडाइज्ड हो गई। इन अदर वर्ड्स वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज वाइल दी अदर
गेट्स रिड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन। एक जो रिएक्टेंट होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और जो दूसरा रिएक्टेंट होता है वो रिड्यूस हो जाता है। तो इस तरह की जो रिएक्शन होती हैं वो क्या कहलाती हैं, वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन कहलाती हैं, यानी कि इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। फ्रेंड्स फोटोसिंथेसिस एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, इनको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इनको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। ओके, इनको जो है रिडॉक्स रिएक्शन भी कहा जाता है। नाउ अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे पास फ्रेंड, जो आगे है बताना है वो इस तरह के रिएक्शन को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। इसको देख लेते हैं। यहाँ पे जो कॉपर का ऑक्साइड था, फिर हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन का जो है ऑक्सीडेशन हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे जो कॉपर था उसका रिडक्शन हो गया है। अब यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल है रिडॉक्स रिएक्शन के, जिसमें कि जिंक ऑक्साइड है, उसकी कार्बन के साथ रिएक्शन की गई, तो यहाँ से इसने अपना जिंक ऑक्साइड ने अपना ऑक्सीजन लूज कर दिया और सिर्फ जिंक बन गया, और कार्बन ने ऑक्सीजन ले लिया तो ये ऑक्सीडाइज हो गया। ओके, नाउ MnO2 + 4HCl, MnCl2 + 2H2O + Cl2 यानी क्लोरीन। अब यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पे जो है Mn है उसने अपना ऑक्सीजन लूज़ कर दिया है, और यहाँ पे आप देख लीजिए हाइड्रोजन के पास ये जो है आपका जो ऑक्सीजन है वो आ चुका है। तो इस तरह की जो रिएक्शंस हैं वो रिडॉक्स रिएक्शन की एग्जाम्पल हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड, यहाँ पे क्या है, जो रिएक्शन होती है इसमें कार्बन जो होता है वो ऑक्सीडाइज हो चुका है कार्बन मोनोऑक्साइड में, और जो जिंक है वो जिंक ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो चुका है जिंक में। यही समझाया गया है फ्रेंड। अब यहाँ पे देख लीजिए, आगे देख लेते हैं फ्रेंड। यहाँ पे जो है अब आपको जो डेली लाइफ में एवरीडे जो आप लोगों ने जो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जो ऑक्सीडेशन होती हैं ये रिएक्शंस देखी हुई हैं, और इसमें बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स अभी आएंगे, आप देखिएगा। अब यहाँ पे देखिए कोरोजन, यहाँ पे आपको जो आयरन की रस्टिंग है वो पढ़ने को मिलेगी। अभी तो आयरन रस्टिंग पे क्वेश्चन अक्सर ही आ जाता है, तो इसलिए वो इंपॉर्टेंट है, उसको आप देखिएगा। कोरोजन पे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो देखिए फ्रेंड, होता क्या है कि जब कोई भी मेटल होता है, ठीक है, कोई भी मेटल होता है वो जो है किसी कोई भी मेटल सब्सटेंस होता है वो क्या होता है, जब उस पर मॉइस्चर का या फिर एसिड का इस तरीके से जो है उसके जो है प्रेजेंस में, एसिड या मॉइस्चर की प्रेजेंस में वो अटैक हो जाता है या फिर ख़राब होने लगता है, तो उसको क्या कहते हैं कि मेटल कोरोड हो गया, और इसके प्रोसेस को क्या कहते हैं, कोरोजन हो गया है। जैसे कि सिल्वर चांदी की पायल लोग पहनते हैं, विमेन पहनती हैं, तो देखिए क्या होता है, थोड़े दिनों बाद कंप्लेन करती हैं कि पायल ब्लैक हो गई है। तो कैसे हो गई, तो फिर ये होता है कि चांदी बहुत ख़राब क्वालिटी की थी, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप बहुत अच्छी क्वालिटी की चांदी लेंगे तब भी वो ब्लैक होगी ही, बट मिलावट तो होती है, अडल्ट्रेशन चीज़ों के तो होते ही हैं। तो यहाँ पे देखिए जो ब्लैक कोटिंग होती है सिल्वर पे, वो आपकी एयर की प्रेजेंस में मॉइस्चर जो होता है ऑक्सीजन और नमी की वजह से हो जाती है। और जो है कॉपर पे ग्रीन कलर की कॉपर के बर्तन, चांदी के बर्तन या फिर फूलदान, फ्लावर वेस वगैरह लोगों के घर में होते हैं, तो कुछ मतलब महीनों बाद या फिर कुछ टाइम के बाद देखते हैं कि उस पर क्या हो जाती है, कोटिंग हो जाती है कॉपर पे, ठीक है, ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है। तो ये सब एग्जाम्पल हैं कोरोजन के। अब जो कोरोजन होता है फ्रेंड वो क्या होता है, जैसे कार की बॉडीज़ हैं, ब्रिजेज़ हैं, पुल, आयरन की रेलिंग है, और जो है आपके शिप्स हैं, ये सब जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं जो बने होते हैं मेटल से, ठीक है, स्पेशली वो जो आयरन के बने होते हैं। और जो कोरोजन होता है आयरन का वो बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है, तो अब इसको दूर कैसे किया जाए, ठीक है। चलिए, अब जो रैंसिडिटी होती है वो क्या होती है, रैंसिडिटी जो होती है वो हम लोग फैट या ऑयल के लिए यूज़ करते हैं। जब फैट या ऑयल ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीडाइज कैसे होगा कि रखा हुआ है बर्तन में निकाल करके, खुले में रखा हुआ है, मतलब ठीक से प्रॉपर उसकी टाइट करके नहीं रखा गया है, तो फिर क्या होता है, हवा के कांटेक्ट में, एयर के मॉइस्चर के कांटेक्ट में आकर के रैंसिड हो जाता है, ख़राब होने लगता है। तो जब फैट एंड ऑयल जब ऑक्सीडाइज जाता है तो वो रैंसिड हो जाता है, और जो उसकी स्मेल और टेस्ट है वो चेंज हो जाता है। जब सब्सटेंस जो है, यूजुअली सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, जो भी ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं सब्सटेंस, वो क्या कहे जाते हैं, वो एंटीऑक्सीडेंट्स कहे जाते हैं। और जो ये एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो इसमें ऐड कर दिए जाते हैं फूड में, और ये जो है क्या करते हैं, इसमें जो है फैट एंड ऑयल है उसमें जो है ऐड किया जाता है। नाउ कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स, जो फूड है उसको हम लोग एयर टाइट कंटेनर्स में रख सकते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है। और फिर जो चिप्स मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं, आपने देखा होगा कि ये जो लेज़ और अंकल चिप्स हैं और तमाम तरीके की कुरकुरे, बिंगो, ये सब जो आती हैं बच्चों की, इसमें देखा होगा जो इनके जो बैग्स, जो पैकेट्स होते हैं बहुत ज़्यादा फूले फूले से होते हैं, टाइट टाइट से होते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये जनरली ये लोग जो है फ्लश बैग यूज़ करते हैं चिप्स के लिए, और इसमें जो गैस होती है वो नाइट्रोजन भरी होती है। फ्रेंड जनरल साइंस का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नाउ अब यहाँ पे देख लीजिए आगे,
यहाँ पर आगे देख लेते हैं। अब आगे ये चैप्टर जो है आपने इसमें क्या क्या लर्न कर लिया वो है, और उसके बाद ये चैप्टर आपका एंड हो जाएगा फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे जो कंप्लीट केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द रिएक्टेंट प्रोडक्ट एंड देयर फिजिकल स्टेट सिंबलिकली। और दूसरा है फिर कि अ केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस सो दैट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शंस आर सेम ऑन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशंस मस्ट ऑलवेज बी बैलेंस। देखिए जो ये कह रहे हैं जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है उन वो जो लेफ्ट हैंड साइड और जो राइट हैंड साइड है उसके नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं वो बैलेंस्ड होने चाहिए, तभी वो केमिकली बैलेंस्ड होगी इक्वेशन, ठीक है। और हमेशा बैलेंस रिएक्शंस को यूज़ करते हैं। और जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती हैं उसमें क्या होता है, दो या ज़्यादा सब्सटेंस जो होते हैं वो कंबाइन होकर के एक न्यू सिंगल सब्सटेंस बना लेते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जो होती हैं वो अपोजिट होती हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के। इसमें क्या होता है, जो डिकम्पोजिशन होता है इसमें एक सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज होकर टू या मोर सब्सटेंस देता है आपका। उसके बाद देन है आपका जो रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, जिसमें कि हीट बाहर निकलती है प्रोडक्ट्स के साथ, उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जो ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें कि एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होती है वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहलाती हैं। एंड व्हेन एन एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, और जब कोई भी एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को इसके कंपाउंड से या सोल्यूशन से डिस्प्लेस करता है तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहलाती हैं। टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स आर एक्सचेंज इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। जो रिएक्टेंट्स के बीच में आयन का जो एक्सचेंज होता है, एटम्स का एक्सचेंज होता है, तो ये क्या कहलाता है, फिर ये डबल डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। और जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस होती हैं वो इनसॉल्युबल साल्ट्स को प्रोड्यूस करती हैं, क्योंकि वो सॉल्युबल नहीं हो पाते हैं तभी तो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। फिर आपका है कि ये जो रिएक्शंस ऑल्सो इन्वॉल्व द गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बाई सब्सटेंसेज, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन इज़ द गेन ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीडेशन होता है उसमें ऑक्सीजन का गेन होता है, और जो हाइड्रोजन होता है उस और हाइड्रोजन का लॉस होता है। और जो रिडक्शन में क्या होता है, लॉस होता है ऑक्सीजन का और गेन ऑफ हाइड्रोजन होता है। फिर फ्रेंड्स उसमें जो है ये आपकी कुछ एक्सरसाइजेस दी हुई हैं, बताना है कि कौन सा आपका करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है, ये आपकी दी हुई है। अब यहाँ पे आप जो है इसको भी कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, और जितना ही आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। और बाकी तो मैं एमसीक्यूज़ तो कराऊंगी ही कराऊंगी, मैंने कह रखा है कि मैं एमसीक्यूज़ भी लेकर चल रही हूँ, और अब मैं साथ में जो है इसका कंसेप्ट क्लियरिंग पार्ट यानी थ्योरीज भी लेकर के आ गई हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, ये आपका आज का लेक्चर रहा। और फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए जितने भी लोग देख रहे हैं, और जो है लोगों में शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, टीचिंग को सपोर्ट करिए, ठीक है। और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, टीचिंग को भी मोटिवेशन मिलेगा, और आप जो है लेक्चर से जो है आप लोग फ़ायदा लीजिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।